हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में हम लोग अपने मैग्नेटिज्म एंड मैटर वाले चैप्टर को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे और कुछ और मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो जो अब आज की वीडियो के अंदर जो हम पहला टॉपिक जो करने वाले हैं उससे हम लोग एक्सपेरिमेंटली मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करने का एक तरीका समझेंगे। तो देखते हैं कैसे। अगर मैं आपको बोलूं कि ये मेरे पास दो मैंने इस तरह से मैग्नेट्स रख दिए, नॉर्थ पोल एंड ये साउथ पोल। ओके, अब इसके अंदर आपने 10th क्लास में देखा है, आपको मुझे बताएं कि इसका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या रहेगी या फिर उसकी किस तरह से लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी। तो उसके लिए आप क्या करते थे, आप आयरन के स्प्रिंकल्स लेते थे और आप इसके ऊपर इस तरह से बिछा देते थे, तो आप देखते थे कुछ इस तरह से वो लाइंस के अंदर जो है अपने आप को एडजस्ट कर लिया करती थी। तो आप समझ जाते थे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है दे आर पैरेलल इन बिटवीन दिस रीजन। तो वो नॉर्थ से साउथ जा रही है, वो हमने जो है माइंड में जो है दिस ये हमने समझ लिया था। ओके, वी हैव डन दिस पार्ट। ओके, बट अभी भी हमें ये क्लियर नहीं हुआ इस वाले एक्सपेरिमेंटल तरीके से। डायरेक्शन का तो पता लग गया कि वो किस तरह की लाइंस बना रही होंगी, उसकी शेप कैसी होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, पर उनकी स्ट्रेंथ क्या होगी, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, हाउ टू फाइंड दिस वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपेरिमेंटली। ओके, तो ये तरीका जो है अब आज हम इसका एक्सपेरिमेंटली मैग्नेटिक फील्ड निकालने के तरीके को ही समझेंगे। ओके, तो दिस मेथड जिसको हम लोग यूज कर रहे हैं इसको हम बोलते हैं ऑसिलेटिंग डाइपोल मेथड। ओके, तो हम एक डाइपोल लेंगे। एक डाइपोल का मतलब एक नॉर्मल मैग्नेट, उसके अंदर डाइपोल ही होते हैं, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। उसको हम लोग एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जैसे ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, इसके अंदर रखेंगे और हम क्या करेंगे, उसके ऑसिलेशन के टाइम पीरियड को निकालेंगे और देखेंगे इस टाइम पीरियड से कैसे हम इसके मैग्नेटिक फील्ड को भी निकाल सकते हैं एक्सपेरिमेंटली विदाउट एनी अदर हेल्प। इस मेथड से हम लोग देखते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड है निकालने का एक्सपेरिमेंटली मैग्नेटिक फील्ड्स को। तो देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो लेट अस डू इट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट I am going to do is let us have a magnet of magnetic dipole moment m। अब मुझे क्या होना चाहिए, जिस भी मैग्नेट को मैं यूज कर रहा हूं मुझे उसके दो चीजों के बारे में पता होना चाहिए। एक तो उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m पता होना चाहिए मुझे, और दूसरा 11th क्लास का एक कंसेप्ट था हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मुझे उसकी शेप की वजह से मैं इस तरह की शेप बनाऊंगा कि मुझे उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि I जो है वो पता होना चाहिए। तो देयरफॉर लेट अस हैव अ मैग्नेट of magnetic dipole moment m present in external magnetic field b initially at equilibrium। और हम क्या बोलते हैं, सिर्फ मैग्नेटिक मोमेंट का नहीं पता होना चाहिए हमें, we should also know its moment of inertia। तो हम यहाँ साथ साथ लिख लेते हैं एक बार, let us have a magnet of magnetic dipole moment m and moment of inertia I। ओके, आई वैल्यू का उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी है, ये हमें पता है। ओके, अब हमने इस मैग्नेट को क्या करा, हमने इस मैग्नेट को बी वैल्यू के मैग्नेटिक फील्ड में रख लिया। अभी जिसकी वैल्यू मुझे नहीं पता, आई डोंट नो द वैल्यू ऑफ दिस, आई एम अज्यूमिंग कि उसकी वैल्यू बी है। ओके, अब क्या करेंगे इनिशियली, और मैंने ऐसे रखा कि इनिशियली वो इक्विलिब्रियम में है बच्चों। तो अब आप कैन यू इमेजिन इन योर माइंड कि क्या रहेगी इसकी इक्विलिब्रियम की पोजीशन। तो इक्विलिब्रियम की पोजीशन का मतलब क्या होता है, वो पोजीशन जहां पर आके वस्तु एक बार के लिए रुक जाए। ओके, इक्विलिब्रियम का मतलब वो स्टेबल हो जाए वहां पर आके। अब इक्विलिब्रियम भी कई तरह के होते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, हमारा मेटास्टेबल होता है। तो राइट नाउ आप इन दोनों में से स्टेबल और अनस्टेबल में से किसी भी एक पर उसको रख सकते हैं, डजंट मैटर। ओके, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि अगर ये मेरी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, उस स्टेबल इक्विलिब्रियम में उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। ओके, तो अगर मैं आपको यहां पर फिर से हम लोग बनाते हैं एक बार, मैं आपको स्टेबल इक्विलिब्रियम के बारे में बता दूं, इनिशियली उसकी क्या पोजीशन रही है। ओके, तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है सबसे पहले। ओके, तो अगर मैं बोलूं कि वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में रखा गया है, स्टेबल में, तो मैं क्या बोलूंगा कि कुछ इस तरह से, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, बिल्कुल उसके फ्रंट में
ताकि एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, साउथ टू नॉर्थ। अगर एंगल बिटवीन देम इन द एम एंड बी इज 0 डिग्री तो हम बोलते हैं कि ये एक स्टेबल इक्विलिब्रियम है, क्योंकि उस टाइम पे पोटेंशियल एनर्जी जिसका फॉर्मूला -mb cos थीटा होता है, जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाती है। तो मिनिमम होने की वजह से जो है पोटेंशियल वो चीज़ स्टेबल हो जाती है चीज़। ओके, इस हिसाब से भी समझ आ रहा होगा कि क्यों ये स्टेबल है, कि अगर मैं इसको ज़रा सा भी इस तरफ डाइवर्ट करने की कोशिश करूंगा इस पोजीशन से, क्या होगा, ये नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट इस साउथ को खींच के फिर से उसी पोजीशन पर लाने की कोशिश करेगा। सिमिलरली ये साउथ पोल इस नॉर्थ को खींच के उसी पोजीशन पर लाने की कोशिश करेगा। तो दैट इज वाई दिस इज द मोस्ट स्टेबल पोजीशन व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। ओके, तो आई होप ये आपको स्टेबिलिटी समझ आ गई होगी। जैसा सेम होता था हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल्स के केस में, जब उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते थे, थीटा इज इक्वल टू 0 के ऊपर स्टेबल इक्विलिब्रियम आता था। थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री का मतलब आप इसको ट्विस्ट करके यहाँ पे नॉर्थ आ गया, यहाँ पे साउथ आ गया, वो है तो एक इक्विलिब्रियम लेकिन वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, उस समय के लिए रुका हुआ है, बट जरा सा मैंने उसको हिला दिया तो वो उससे दूर ही जाता जाएगा। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है ना बच्चों। तो ये आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम पे मैंने इनिशियली रखा हुआ था। अब हम क्या करते हैं, इसको ना, जैसे मान लो कि ये मैग्नेटिक फील्ड था, इनिशियली कुछ इस तरह से आपका ये रखा हुआ था मैग्नेट, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। मैं क्या करता हूं, इसको थोड़ा सा माइन्यूट सा मैंने ट्विस्ट कर दिया। तो ये जो माइन्यूट सा ट्विस्ट की पोजीशन है, ये मैंने इसको यहां पर आपको दर्शा रखा है। ओके, तो इनिशियली वो 0 डिग्री एंगल पे था, थोड़ी देर के बाद मैंने उसको जो है माइन्यूट सा ट्विस्ट करके एक एंगल थीटा के ऊपर लाकर, ये जो थीटा एंगल, ये आपका मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन है और एंगल बिटवीन देम इज थीटा, मैंने उसको थीटा एंगल के ऊपर ट्विस्ट कर दिया। ओके, अब होना क्या चाहिए बच्चों, होना जो है, अब देखो दो चीजें होंगी इस टाइम पे कि अब जैसे ही मैं इसको रिलीज करूंगा इस पोजीशन से, क्या होना चाहिए, इस पोजीशन पे जब मैं इसको यहां ले आया हूं, तो अब देखो जो साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट है वो क्या करेगा, नॉर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। सिमिलरली जो ये वाला जो नॉर्थ पोल है, इधर वाले साउथ पोल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो आप देखो, समझो इस चीज को एक बार, इस तरह से आपका रखा हुआ है, एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, इस तरह से। तो ये क्या होना चाहिए, रोटेट बैक होना चाहिए एक पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो इट विल ट्राई टू रोटेट बैक। ओके, ये यहां पर रोटेट बैक होगा। ओके, अब यहां पर इनिशियल पोजीशन पर आने के बाद क्या वो चीज रुक जाएगी, जी नहीं बच्चों। होगा क्या कि ड्यू टू इट्स इनर्शिया की वजह से क्या होता है, चीज जो है मोशन में है तो वो मोशन में रहना चाहती है, रेस्ट पर है तो रेस्ट पे रहना चाहती है। तो अगर मैंने यहां पर लाके इसको मैं होल्ड में रखता तो बात और थी, ये एज इट इज रहती, स्टेबल है तो ठीक है। लेकिन जैसे ही मैंने इसको छोड़ा, अब क्या होगा, इसके ऊपर फोर्सेज लग रहे हैं। अब ये यहां पर आके इसके ऊपर फोर्सेज तो मिनिमम हो गए, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो 0 हो चुकी है, बट स्टिल ड्यू टू इनर्शिया ये चीज क्या करेगी, आगे की तरफ बाउंस हो जाएगी, आगे की तरफ। इट विल नॉट स्टॉप एट दिस पोजीशन, इट विल ट्राई टू मूव इन द फर्दर डायरेक्शन, आगे की तरफ जाने की कोशिश करेगी ऐसे करके, है ना। तो अब ये क्या, अब इसके ऊपर कौन सा क्या चीज लग रही है, इसके ऊपर क्यों ऐसा आगे की तरफ जाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि इसके ऊपर एक टॉर्क लग रहा है, जो किसकी वजह से, इसके खुद के मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की वजह से इसके ऊपर एक टॉर्क लग रहा है बच्चों, है ना। तो अब ये जो टॉर्क है ये इसको आगे की तरफ लेकर जाएगा, है ना। अब देखो, अब इस पोजीशन में आने के बाद क्या होगा, ये साउथ पोल यहां पर है, नॉर्थ पोल यहां पर है, साउथ पोल फिर से इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, नॉर्थ पोल नीचे की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो अब फिर से बैक होगा। तो आप समझो इस बात को, होगा क्या, इस तरह से ऑसिलेट करने लग जाएगा मेरा जो मैग्नेट है वो इस मैग्नेटिक फील्ड में कुछ इस टाइप से। ओके, इट विल ट्राई टू ऑसिलेट इन दिस सिचुएशन। ओके, तो दो तरह के फोर्सेस, दो तरह के जो है टॉर्क्स इसके अंदर काम करने वाले हैं बच्चों। पहला टॉर्क कौन सा, द टॉर्क ड्यू टू इट्स जो पोजीशन है ना, देखो जो यहां से मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की वजह से जो आगे जा रहा है, तो वन टॉर्क इज गोइंग टू बी दैट। Okay, and the second torque is going to be due to this external magnetic field. External magnetic field की वजह से एक दूसरा टॉर्क लगने वाला है। ओके, पहला टॉर्क किसकी वजह से हुआ, पहला टॉर्क हुआ ड्यू टू इट्स रिस्टोरिंग, जब ये आगे जो ये आगे की तरफ जा रहा है उसकी वजह से टॉर्क होगा। दूसरा टॉर्क उसको आगे जाने नहीं दे रहा, कौन सा टॉर्क उसको आगे जाने नहीं दे रहा, जो उसको रोक रहा है, कौन सा टॉर्क उसको रोक रहा है, जो ये मैग्नेटिक फील्ड वाला टॉर्क है जिसका फॉर्मूला होता है M क्रॉस B। ओके, तो एक
एक पॉइंट ऐसा आएगा बच्चों जब ये दोनों टॉर्क्स एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट हो जाएंगे। ओके, जिस पॉइंट पे इक्वल एंड अपोजिट हो जाएंगे हमें उसकी इक्वेशन को समझना है। ठीक है, तो देखो समझो इस बात को। मैंने क्या लिखा था अभी दोबारा से इस चीज को समझा रहा हूं मैं। लेट अस हैव अ मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया I प्रेजेंट इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड B, जिसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। ओके, इनिशियली एट इक्विलिब्रियम था, वो इस तरह की पोजीशन पे था वो इनिशियली। अब हमने क्या करा, उसको ट्विस्ट करके थोड़ा सा इस तरह से एंगल थीटा पे ले गए हम लोग। ओके, अब ड्यू टू दिस ट्विस्टिंग होना क्या चाहिए, ये ऑसिलेट होना चाहिए। अब इस पे दो टॉर्क्स लगने वाले हैं बच्चों। पहला तो रीस्टोरिंग टॉर्क जो उसको नीचे की तरफ लाने की कोशिश करेगा, समझो इस बात को। तो रीस्टोरिंग टॉर्क ड्यू टू दिस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये दो टॉर्क लगने वाले हैं इसके पहले। देखो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, अगर मैं मैग्नीट्यूड लिखूं तो m इंटू बी इंटू साइन थीटा। ओके, अब देखो क्योंकि ये एक रीस्टोरिंग टॉर्क है, रीस्टोरिंग टॉर्क होने का मतलब ये एक दूसरे टॉर्क के अपोजिट में लग रहा है ना बच्चों, तो मैं इसको क्या बोलूंगा, इसीलिए इसके आगे एक माइनस साइन और इनकॉर्पोरेट कर दिया, क्योंकि हम लोग जो दूसरा टॉर्क लग रहा है ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला, उसको उसकी डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहे हैं और इसकी डायरेक्शन को हम लोग नेगेटिव मान रहे हैं, इसीलिए यहां पर नेगेटिव साइन है। कभी कभी ये बच्चों में कंफ्यूजन रहता है कि सर ये नेगेटिव साइन कहां से आ गया, तो इसका रीजन यही है क्योंकि ये एक रीस्टोरिंग टॉर्क है, ये अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है टू द ओरिजिनल जो दूसरा टॉर्क लगने वाला है यहां पे इसके ऊपर। ठीक है, अब ये था मेरा रीस्टोरिंग टॉर्क। ओके, सेकंड टॉर्क जो लग रहा है वो कौन सा है बच्चों, सेकंड टॉर्क जो लग रहा है मेरा टॉर्क ड्यू टू इनर्शिया या फिर बॉडीज इनर्शिया। ओके, उसकी वैल्यू क्या होती है, टॉर्क इज इक्वल टू आई टाइम्स अल्फा। वी ऑल नो दिस। ओके, ये आपने 11th क्लास में पढ़ा है। टॉर्क का फॉर्मूला होता है जैसे फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, वैसे टॉर्क इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। ओके, तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ओके, अंडर इक्विलिब्रियम पोजीशन देखो इस तरह से हो रहा था कि सबसे पहले ये इस तरह से रखा हुआ था, ये क्या करेगा, यहां पर आएगा, यहां पर आके इसको इक्विलिब्रियम नहीं मिलेगा, यहां पर इसका इनर्शिया की वजह से ये आगे शूट अप कर जाएगा, आगे जा रहा है। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब जो इधर से लगने वाला टॉर्क और नीचे से लगने वाला टॉर्क ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट हो जाएंगे, तो इस एट दिस पॉइंट ये बॉडी जो है एक बार के लिए रुकेगी और फिर वापसी आना स्टार्ट करेगी। तो जब ये रुक रही है ओके, उस पॉइंट पे बोथ दिस टॉर्क्स मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट। ये माइनस का साइन उस अपोजिट के लिए ही लगाया गया है बच्चों। ओके, तो एट इक्विलिब्रियम I times alpha must be equal to minus mb sin theta। ओके, अल्फा क्या होता है बच्चों, अल्फा इज कॉल्ड द एंगुलर एक्सेलरेशन। ओके, अगर हम बात करें तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है क्या, डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर, अगर मैं एक्स एक्सिस में मोशन कर रहा हूं तो। उसी तरह से एंगुलर एक्सेलरेशन का मतलब डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर होता है बच्चों। ओके, तो इसकी जगह मैं अल्फा की जगह क्या लिखने वाला हूं, डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर। कोई भी शक नहीं रहना चाहिए, इट इज जस्ट द सिमिलर इक्वेशन जो आपने 11th में लिखी है। आई टाइम्स डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एम इंटू बी इंटू साइन ऑफ थीटा। बच्चों ये यहां तक आपको सब चीज आई गेस क्लियर हो गई होगी। ओके, बचा क्या, ये साइन थीटा होगा क्या। अब देखो एक्चुअल में जब हम इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं, क्योंकि ये जो सारा का सारा जो आप देख रहे हो ये सभी एक एक्सपेरिमेंटल चीज है। ओके, एक्चुअल में जब हम इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं
तो हम क्या करते हैं, इस एंगल को बहुत ही छोटा लिया जाता है, लेस देन 5 डिग्रीज। ओके, तो इतने छोटे एंगल्स के केस में आपने सीरीज एंड सीक्वेंस वाले मैथ्स के चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि इन दैट केस साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। फॉर स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। तो यहां पे हम इसी चीज को नोट डाउन कर लेते हैं। फॉर स्मॉल एंगल्स साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। शर्त क्या होनी चाहिए, जो थीटा मस्ट बी इन रेडियंस, ये बात का ध्यान रखना है आपको। थीटा को आपको रेडियंस में लेना है, इसके अंदर कभी भी आप इसको जो है डिग्रीज में नहीं पुट करेंगे। आप न्यूमेरिकल जब भी आप इसका सोल्व करेंगे तो वहां पे थीटा की वैल्यू को आपको रेडियंस में ही लेना है, नॉट इन द डिग्रीज। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब इसी इक्वेशन में साइन थीटा की जगह मैंने थीटा पुट कर दिया, आई डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर। थोड़ा स्पेस की कमी है तो आपको थोड़ा सा इसमें ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, माइनस एम इंटू बी इंटू थीटा। ओके बच्चों, अब हम क्या करने वाले हैं, डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एम बी अपॉन आई, ब्रैकेट में डाल दिया हमने, इंटू थीटा। ये हमने लिख दी अपनी इक्वेशन। ओके, अगर आपको ये सारा पार्ट क्लियर हो गया है, हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को एक बार ऊपर लिख लेते हैं, बिकॉज वी डोंट हैव स्पेस राइट नाउ। सो इसको जल्दी से रब करते हैं एंड यहां पे नोट कर लेते हैं इस इक्वेशन को। तो क्या इक्वेशन आई हमारे पास बच्चों, डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एम बी बाय आई इंटू थीटा। ये इक्वेशन आ चुकी है हमारे पास। यदि आप ध्यान से इस इक्वेशन को एक बार ऑब्जर्व करें, वीडियो को एक बार पॉज करो और एक बार सोचो कि आपने ऐसी सिमिलर इक्वेशन कहां पर देखी है 11th क्लास में। ओके, तो आप जब इस इक्वेशन को एक बार पॉज करके माइंड में सोचोगे तो आपको क्या माइंड में आएगा आपके, कि दिस इक्वेशन इज सिमिलर टू द इक्वेशन ऑफ SHM। ओके, जो कि कैसी होती है, अगर मैं आपको इक्वेशन ऑफ SHM लिख के बताऊं तो इक्वेशन ऑफ SHM जो होती है वो ये होती है, डी स्क्वायर वाई बाय डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर y। दिस इज द इक्वेशन ऑफ SHM, जो आपने 11th क्लास के मैथमेटिक्स में पढ़ी होगी, फिजिक्स में पढ़ी होगी, सॉरी। सो डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करूं आपस में तो मुझे क्या दिख रहा है, जो y है उसका काम यहां पे थीटा कर रहा है, y का काम थीटा कर रहा है, और जो ओमेगा स्क्वायर है उसका काम एम बी बाय आई कर रहा है। ओके, तो देयरफॉर अगर मैं इन इक्वेशंस को आपस में कंपेयर करूं तो देयरफॉर ओमेगा स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू एम बी बाय आई। ओमेगा यहां पे क्या होता था इक्वेशन ऑफ SHM में, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता था। ओके, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू एम बी अपॉन आई। ओके, तो देयरफॉर ओमेगा, इसको मैं ओमेगा स्क्वायर को हम क्या करते हैं, एक अंडर रूट में ले लेते हैं बच्चों। तो ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट एम बी अपॉन आई। ओके, जस्ट बिकॉज वी डोंट हैव दैट मच स्पेस हेयर, तो इसको थोड़ा सा होच पोच में लिखा जा रहा है आपका। ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट एम बी अपॉन आई। ओमेगा, व्हाट इज ओमेगा? ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी, दैट इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी। सो ये आपने फिर से अगेन आई एम कोटिंग दीज फैक्ट्स फ्रॉम दी 11th क्लास। 2 पाई बाई टी इज इक्वल टू अंडर रूट एम बी अपॉन आई। ओके बच्चों, तो इफ आई कुड राइट दिस टी। ओके, अब मुझे क्या चाहिए इसके अंदर, मुझे चाहिए है मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो हाउ टू फाइंड आउट दिस मैग्नेटिक फील्ड। अब इसमें दो चीजें निकाली जा सकती। ओके, अगेन इस पूरे डेरिवेशन को हम लोग दो चीज़ों में निकाली जाती हैं इससे। पहला तरीका क्या है, इससे टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकाल सकते हैं कि ये जो ऑसिलेट हो रहा है, अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड पता है तो उससे टाइम पीरियड निकाल सकते हैं।
अगर आपको टाइम पीरियड पता है तो उससे मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो पहले हम लोग टाइम पीरियड का फॉर्मूला लिख लेते हैं। अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड बाय चांस दिया गया हो न्यूमेरिकल के अंदर तो उसका टाइम पीरियड निकलवाया जाए तो कैसे निकालें। तो इट विल बी इक्वल टू, अगर मैं टी को एक तरफ ले जाऊँ बाकी सब चीज़ों को दूसरी तरफ ले आऊँ, यहाँ पे द टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई डिवाइडेड बाय एम इंटू बी। ये आ गया आपके पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला बच्चों। क्या टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई बाई एम बी। यदि आपको मैग्नेटिक फील्ड दिया गया हो, एम दिया गया हो, आई दिया गया हो, तो आप टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकाल सकते हैं कितना इसका टाइम पीरियड रहने वाला है। ओके, दूसरा जो आप इस एक्सपेरिमेंट को यूज़ करते हैं जिस चीज़ में, वो है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड निकालने में। तो उसके लिए क्या किया जाता है, आप एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करते हैं कि ये जो ऑसिलेशन हो रहा है इसका टाइम पीरियड कितना है। यू फाइंड इट एक्सपेरिमेंटली, और उसके बाद आप उस टाइम की वैल्यू पुट कर देते हैं और बी की वैल्यू को निकाला जाता है। ओके, तो देखते हैं कैसे। तो अब क्या करेंगे, ये हमारे पास ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू एम बी बाई आई था। इसी स्टेप से हम आगे की तरफ बढ़ते हैं अपना। तो आपसे दोनों तरीके से डेरिवेशन पूछा जा सकता है कि दे कैन आस्क यू फाइंड द फॉर्मूला फॉर द टाइम पीरियड ऑफ एन ऑसिलेटिंग मैग्नेट इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो आप यहाँ से इस स्टेप पे बढ़ेंगे आगे। ओके, दे कैन आस्क यू के फाइंड द फॉर्मूला फॉर द मैग्नेटिक फील्ड विद द हेल्प ऑफ द ऑसिलेटिंग डाइपोल मोमेंट। तो आप ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू एम बी बाई आई से इस वाले स्टेप पे आगे बढ़ेंगे। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू एम बी डिवाइडेड बाय आई, यहाँ तक हमारा आ चुका था। आगे क्या करेंगे, अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो सबसे पहले 4 पाई स्क्वायर बाय टी स्क्वायर इज इक्वल टू एम बी अपॉन आई है ना बच्चों। तो क्योंकि ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी था, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर बाय टी स्क्वायर कर दिया हमने। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए मैग्नेटिक फील्ड। तो बी को एक तरफ रखो, बाकी सब चीज़ों को दूसरी तरफ ले जाओ। बी इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आई बाय में दिस एम इंटू टी का स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द मैग्नेटिक फील्ड। अगर आपको टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन आपने एक्सपेरिमेंटली निकाल लिया है तो दैट इज वाई दिस मेथड इज वेरी हेल्पफुल इन फाइंडिंग द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालने में ये मेथड हेल्पफुल है। ओके, कैसे आपको मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट अपनी मैग्नेट का पता होना चाहिए, इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसकी शेप से आप लोग निकाल सकते हैं। टाइम पीरियड आप एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करेंगे और आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी। ओके, दूसरा इसको मेथड को कहाँ यूज़ करते हैं हम लोग, टाइम पीरियड निकालने में, जहाँ पे हमको उसका जो मैग्नेट है उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m की वैल्यू पता होती है, शेप की वजह से I की वैल्यू पता होती है, और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पहले ही गिवन होती है हमें। तो उससे हम लोग टाइम पीरियड निकाल लेते हैं उसका ऑसिलेशन का कितना रहेगा। तो आई होप ये ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक डाइपोल आपको क्लियर हो गया होगा। थियोरेटिकली वाइज बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। कैसे कि बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है कि आपके पास एक इस तरह से एक मैग्नेट रखा हुआ था। ये ब्लैक पार्ट को हम मान लेते हैं ये साउथ पोल है, इसको नॉर्थ पोल मान लेते हैं। हमने इसको थोड़ा सा टिल्ट करा तो होने क्या वाला है, इसके जो साउथ पोल जो है वो नॉर्थ की तरफ अट्रैक्ट होगा और जो नॉर्थ पोल है इधर वाला साउथ की तरफ अट्रैक्ट होगा। ओके, ड्यू टू दिस अट्रैक्शन ये क्या होना चाहिए, रोटेट होना चाहिए। ओके, ये रोटेट हो गया नीचे की तरफ क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लग रहे हैं। वो ना तो इधर जाएगा ना इधर जाएगा, बट एक टॉर्क जरूर लगेगा, तो टॉर्क की वजह से वो नीचे की तरफ जाएगा। ड्यू टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया या फिर इनर्शिया की सिर्फ इसको हम बोलेंगे कि ये आगे की तरफ ओवरशूट कर जाएगा। आगे की तरफ एक पॉइंट आएगा, जब ये इक्विलिब्रियम आएंगे फिर रुक जाएगा। तो इस तरह से ये ऑसिलेशन चलता रहेगा। इसका टाइम पीरियड निकालने का फॉर्मूला है ये। ओके, और मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, अगर टाइम पीरियड एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट कर लेते हो तो फॉर्मूला है ये। ओके, तो आई होप ये पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। सिमिलर काइंड ऑफ एक आपको इसी तरह का एक और कंसेप्ट इसी वीडियो के अंदर हम लोग और कंसिडर करना चाहेंगे, जिसका नाम है गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। ओके, आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर गॉस लॉ को भली भांति समझते हैं, वो बहुत ही इजी कंसेप्ट है। इसी कंसेप्ट को हम लोग एक बार मैग्नेटिक फील्ड में समझने की कोशिश करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो गॉस लॉ है वो क्या और कैसे काम करता है। तो देखते हैं बच्चों। तो यदि हम बात करें गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म की, गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, तो बहुत ही सिंपल काइंड ऑफ कंसेप्ट है। ओके, ये मान लो एक आपके पास एक क्लोज्ड सरफेस है बच्चों। ओके, इस क्लोज्ड सरफेस के अंदर
पहले आप चार्ज रखते थे, ओके आपने यहाँ पे जैसे एक चार्ज रख दिया, ये इमेजिनरी गॉसियन सरफेस है, ओके अगेन आई एम सेइंग इट इज़ एन इमेजिनरी गॉसियन सरफेसेस आर इन 99% ऑफ द केसेस गॉसियन सरफेसेस को आप इमेजिनरी लेंगे, ओके दीज आर नॉट रियल सरफेसेस इन 99% ऑफ द केसेस, ओके तो आपने इसको इमेजिनरी गॉसियन सरफेस मान लिया। इसके अंदर अगर एक चार्ज पड़ा होता था तो हम बोलते थे कि फ्लक्स ड्यू टू दिस चार्ज इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, या फिर जो फ्लक्स है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज, ये बोलते थे आप लोग। अगर मैं फ्लक्स की डेफिनेशन बोलूं तो फ्लक्स क्या होता था, इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दैट आर कमिंग आउट फ्रॉम दिस सरफेस, इस सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ आ रही हैं उसको फ्लक्स बोला जाता था बच्चों, है ना। उसका फॉर्मूला हमने, अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करूं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता था बच्चों क्या, E डॉट ए, यही होता था E डॉट ए कॉस थीटा आप लिख लेते थे कभी कभी। यदि हम इसी चीज़ को अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड में आगे इनकॉर्पोरेट करना चाहूँ तो कैसे करेंगे। सबसे पहला पॉइंट तो क्या है कि देयर इज वन डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटिज्म, क्या कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हमारे पास मोनोपोल्स एग्जिस्ट करते हैं। मोनोपोल्स एग्जिस्ट करते हैं का मतलब कि मेरे पास सोर्सेज हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के दीज मोनोपोल्स आर एक्चुअली नथिंग बट दी सोर्सेज। तो मेरे पास में हर एक पॉजिटिव चार्ज अगर उसके अंदर रखा है तो मैं बोल सकता हूँ कि उससे एक अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ लाइंस बाहर की तरफ आ रही होंगी पक्का, ओके। लेकिन अगर मैं बात करूं मैग्नेटिज्म की तो मैग्नेटिज्म को समझने के लिए हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि वी डोंट हैव मैग्नेटिक मोनोपोल्स इन नेचर के अंदर मोनोपोल्स होते ही नहीं, होते ही डाइपोल्स हैं हमेशा। तो यदि मैं बात करूं इसी के अंदर तो देखो कैसे होगा कि ये हमारे पास एक क्लोज सरफेस है, ओके। इसके अंदर अब मैं, क्योंकि मोनोपोल्स एग्जिस्ट करते ही नहीं हैं तो मैं उनको रख ही नहीं सकता उसके अंदर, तो आई हैव टू पुट दिस सिंपलेस्ट थिंग पॉसिबल जो कि एक मैग्नेट है, ओके, साउथ पोल नॉर्थ पोल। अब हमें यह पता है कि नॉर्थ पोल से जितनी लाइन निकलेंगी उतनी साउथ पोल में एंटर करेंगी ही करेंगी, जितनी बाहर को जाएंगी उतनी उसके अंदर एंटर करेंगी ही करेंगी, चाहे वो कैसे भी जाएं, कोई क्या शेप है उसकी डजंट मैटर, डाइपोल की, मैग्नेट की, कैसी भी शेप हो, जितनी भी उससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी सारी की सारी एंटर करेंगी ही करेंगी अंदर की तरफ। तो इसका मतलब क्या हुआ, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गोइंग आउट ऑफ द गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कमिंग इनटू द गॉसियन सरफेस। जितनी बाहर जा रही हैं उतनी अंदर आ रही हैं, तो नेट फ्लक्स कितना हुआ, 0, ओके। तो इन दिस केस अगर मैं बात करूं तो फ्लक्स इज इक्वल टू 0। कौन सा फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू 0। तो यही है आपका गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, ओके। कि अगर हम इसकी डेफिनेशन को लिखना चाहें तो द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू a closed surface containing magnet in it must be 0, ओके। तो एक मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस दैट कंटेन्स मैग्नेट इन इट मस्ट बी इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि जितने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर जा रहे हैं उतने ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर आ रहे हैं। दिस इज अगेन सिमिलर टू अ डाइपोल, कि अगर इसके अंदर एक नॉर्मल इलेक्ट्रिक डाइपोल भी रखा होता तो उसके केस में भी तो ये होता ना, पॉजिटिव, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना नेगेटिव चार्ज है, टोटल चार्ज इनसाइड दिस इज 0 और नेट फ्लक्स 0 मान लेते थे हम लोग। उसी तरह से यहाँ पर भी नेट फ्लक्स 0 हो जाएगा, ओके। तो अब ये मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला सिमिलर टू दैट इज इक्वल टू m, जैसे उसमें क्या होता था, फ्लक्स का फॉर्मूला E डॉट ए होता था ना, तो इसमें B डॉट ए, मैग्नेटिक फील्ड डॉट एरिया, ओके। दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू 0, ओके। ऐसा यूनिट टेस्ला मीटर स्क्वायर ऑफ दिस मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू टेस्ला
मीटर स्क्वायर। डेफिनेशन, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी एरिया इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर क्लोज सरफेस की बात करें तो क्लोज सरफेस के अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अगर उसके अंदर मैग्नेट रखा होगा तो दैट विल ऑलवेज बी जीरो। ओके, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर मैग्नेट रखा हो तो जीरो होगा, मैग्नेट नहीं रखा होगा तब हो क्या होगा बच्चों। ओके, मैग्नेट नहीं रखा होगा तब तो वैसे ही जीरो है। तो देखो कैसे, ये हमारे पास एक क्लोज सरफेस है, यहाँ पर एक मैंने बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट रख दिया, साउथ पोल नॉर्थ पोल। ओके, जितने मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंटर कर रहे हैं उतने तो अपने आप ही बाहर को जाएंगे ही जाएंगे। ओके, डोंट गो इनटू द शेप्स ऑफ थिंग्स। तो जितने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे बाहर को निकलेंगे उतने अपने आप जो है बाहर की तरफ निकलेंगे ही निकलेंगे। तो अगर मैग्नेट नहीं रखा हुआ तब भी जीरो है और मैग्नेट रखा हुआ है तब भी जीरो है। ओके, तो अगर उसके अंदर कुछ भी हो चाहे ना हो, तो मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज ऑलवेज जीरो। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं आगे की तरफ। उससे पहले हम लोग इस वीडियो को एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्या पढ़ना है हमें। यस, तो नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, हमारे पास जो रियल लाइफ में जो हमारे पास अवेलेबल सबसे बड़ी मैग्नेट है उसके बारे में स्टडी करेंगे, यानी कि अर्थ के बारे में। अर्थ एक बहुत ही बड़ी मैग्नेट की तरह काम करता है और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अर्थ इज अ वेरी कम्प्लेक्स काइंड ऑफ क्वांटिटी। ओके, किसी भी जगह पर देखो, अब आपको पता है एक अर्थ एक स्फीयर है। ओके, उस स्फीयर के अंदर हमें पता है उसका अपना एक क्रस्ट है, मेंटल है और कोर है। और कोर के अंदर भी हम देखें तो देयर आर टू पार्ट्स, फर्स्ट इज कॉल्ड द इनर कोर, सेकंड इज कॉल्ड द आउटर कोर। अगर हम आउटर कोर की बात करें तो आउटर कोर के अंदर क्या हो रहा है, आउटर कोर के अंदर वी हैव molten magma, okay, that is acting like it is in the fourth state of matter, that is called a plasma. okay, तो अब वो जो क्या है, जो अंदर की तरफ जो हमारे पास वो जो मोल्टन मैग्मा है दैट इज रोटेटिंग वेरी फास्टली। ओके, अब इस फास्ट मूविंग मैग्मा की वजह से ड्यू टू एनी रीजन वी आर हैविंग सम मैग्नेटिक फील्ड। ओके, क्योंकि वी हैव अ करंट कैरिंग लूप, यू कैन इमेजिन वी आर हैविंग अ करंट कैरिंग लूप जो कि रोटेट होने की वजह से आ रही है और उसकी वजह से क्या होना चाहिए, एक मैग्नेट, और हमें पता है एक करंट कैरिंग लूप ऑलवेज एक्ट्स एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। ओके, तो क्योंकि अर्थ का जो मैग्मा है वो रोटेट कर रहा है उसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड अर्थ के अराउंड इस तरह से जनरेट होता है। ओके, अब दिस अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज वेरी वेरी हेल्पफुल टू अस, क्योंकि ये सूरज से आने वाली हार्मफुल कोरोना रेडिएशंस को अर्थ तक आने से पहले ही रोक देता है। ओके, इट स्टॉप्स इट टू रीचिंग अस। ओके, ये हम तक आने से पहले इसको रोक देता है और इसकी वजह से वी कैन सी देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल फिनोमिना अकरिंग एट पोल्स, नॉर्थ पोल्स एंड द साउथ पोल। ओके, दीज ब्यूटीफुल फिनोमिनाज आर कॉल्ड ऑरोरा बोरियालिस। okay, the main term is aurora. okay, borealis is for different kind of these auroras. okay, तो this we find these auroras. okay, ये auroras में क्या रहता है कि you see in the sky, आपको आसमान के अंदर ग्रीन एंड पिंक लाइट डांस करती हुई दिखती हैं। देयर आर वीडियोज अवेलेबल ऑन द यूट्यूब, यू कैन सी, जिसके अंदर आप देखेंगे, आप जस्ट यू कैन टाइप ऑरोरा एंड यू विल सी हाउ दिस मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ इज क्रिएटिंग दिस वंडर्स, कि आपको आसमान के अंदर ग्रीन और पिंकिश लाइट आपको हवा के अंदर ऐसे डांसिंग करती हुई दिख रही है। ओके, सो वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट वीडियो हाउ दिस अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज डूइंग ऑल दीज काइंड ऑफ वंडर्स फॉर अस। ओके, एंड इट इज ऑल्सो स्टॉपिंग द हार्मफुल कोरोना रेडिएशन एंड सेविंग अस। तो ये हमारे लिए एक सेवियर है, एक हमारी शील्ड है जो कि हमें बाहर के खतरों से बचा रही है। ओके, देयर वाज अ वेरी फेमस मूवी that came a little bit 2 or 3 years back, that is called Interstellar. उसके अंदर यही हाइपोथेटिकल सिचुएशन बताई गई थी कि अर्थ का अगर मैग्नेटिक फील्ड एकदम से स्विच ऑफ हो जाता है, वो खत्म हो जाता है किसी वजह से, तो होगा क्या, हमारे जितने भी आसपास के जो हमारे जो फील्ड्स हैं, जो खेत है, उनकी जो फसलें हैं वो बर्बाद हो जाएंगी। ओके, ड्यू टू दोज कोरोना रेडिएशंस एंड आवर बॉडीज ऑल्सो विल फील डिफरेंट काइंड ऑफ चेंजेस जो कि हमने आज तक कभी नहीं देखे अपनी बॉडीज के अंदर। तो इस टॉपिक को, नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग अच्छे से आगे नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। आज के वीडियो में हमने क्या देखा, आज के वीडियो में हमने ये देखा कि किस तरह से एक मैग्नेट जो है वो एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अगर रखा होता है तो क्या करता है, दैट ऑसिलेट्स।
विद अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, और हमने उसका टाइम पीरियड निकालना सीखा, हमने उसका मैग्नेटिक फील्ड निकालना सीखा अगर हमें टाइम पीरियड पता है तो। दूसरा हमने ये देखा कि गोस लॉ इन मैग्नेटिज्म, कि हमने ये देखते हैं कि जैसे अगर हम नॉर्मल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज प्रेजेंट इनसाइड इट। इसके केस में वैसा नहीं है, क्योंकि देयर इज नो चार्ज इन इट। ओके, अगर मैं मैग्नेटिक, देयर इज नो मैग्नेटिक चार्ज इन इट, यहाँ पर ऐसा कुछ सोर्स मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते, तो डाइपोल ही रखने पड़ेंगे, और डाइपोल होता है तो जितना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर जाती हैं उतनी अंदर आ जाती हैं, देयरफॉर नेट फ्लक्स बिकम्स जीरो। तो दिस वाज द गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। तो नेक्स्ट वीडियो में अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के बारे में समझेंगे। इस वीडियो में आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं और व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।